गुड मॉर्निंग। तो फिर आज कैसा लग रहा है मॉर्निंग में आके? हाँ, सीपीटी का याद आ रहा है। नहीं बट मैं ट्राई करने वाला हूँ कि इसको इवनिंग में शिफ्ट कर दें, क्योंकि अकाउंट्स में तो और 2-4 चैप्टर बाकी है, ज्यादा नहीं है। तो तुम लोग क्यों 2 बार आओगे, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में? अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ तो ठीक है, रात को पढ़ते होगे ना। ठीक है, हम ट्राई करेंगे जो बेस्ट पॉसिबिलिटी। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा मॉर्निंग में। हाँ सुनो, एक बार गवर्नमेंट को चूज कर लिया तो सिर्फ डिसीजन, फाइनल डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, अप्रूवल कब? इलेक्शन होता है। अभी तो तुमने इलेक्शन हो गया, अभी तुमने चूज कर लिया, अभी फाइनल डिसीजन में रहेगी। तो मैं बेस्ट ट्राई करूंगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो, एज वेल एज मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। नॉट ग्रुप टू तो अपना हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो निकाल के मैं सोच रहा था कि तुम अब क्यों 2 बार आओगे। अकाउंट्स तो 2, 3, 4 चैप्टर्स बाकी है, उसको 3 to 5 कर देंगे, देन 5:30 ऑनवर्ड्स टैक्सेशन कर देंगे, डीटी। या फिर सेकंड प्रपोजल, अकाउंट्स के जो चैप्टर है सिर्फ संडे को हम करेंगे, 3 आवर्स करने से मैक्सिमम 3 संडे लगेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। इस सुन तो लो। हाँ, तो इससे क्या होगा कि तुम मॉर्निंग में सिर्फ आना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इवनिंग में जो टाइम चल रहा था दैट विल कंटिन्यू। हाँ, संडे हम कभी भी रख सकते हैं। तुम्हें बोलोगे 4 बजे रखना है तो भी रख देंगे, कोई इश्यू नहीं। हाँ ये प्रपोजल है, ताकि कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर हमारा और कहीं क्लास है या कुछ प्रॉब्लम है उन्हें, और मैं भी थोड़ा टाइम दे पाऊंगा अपने हेल्थ के लिए, दैट इज ऑल्सो एन इश्यू। क्योंकि मैं बोल रहा था कि मेरा एक ऑपरेशन होने वाला था, तो नहीं 15 डेज नहीं, मैं 2 बार कैंसिल करवा चुका हूं। 2 बार बुकिंग करवाया, 2 बार कैंसिल करवाया। अब डर तो लगता ही है ना, और जब डॉक्टर बोले रिकरिंग इन नेचर है तो मतलब डर लगता है कि अभी करवा लेंगे, 4 दिन बाद होगा, 4 साल बाद होगा, या फिर 40 साल बाद होगा, तो वो एक डर है। तो किसी ने कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप चले जाओ, तो मैं वहां चला गया, बट उसका दवाई मुझे समझ में नहीं आया, है ना। बट हाँ, योगा करने से मुझे काफी बेनिफिट हो रहा है, पेन उन काफी रिलीफ हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ क्यों ना मॉर्निंग आवर्स जो चल रहा था उसको मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि फिर 8 बजे क्लास होगा तो वो हो नहीं पा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो कुछ निकाल के, जहाँ की ना स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं हो, सबका देखना है और क्या। ऐसा है नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं आता है, बट काफी बेनिफिट दे रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना उसको कंटिन्यू किया जाए, ऑपरेशन से पहले वो ट्राई कर लिया जाए। तो इसीलिए मैं ये प्रपोजल सोच रहा था कि मॉर्निंग नहीं करके इवनिंग में ही कर दे अपना। हाँ, एक बार आना पड़ेगा तुम लोग को भी, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। बट आर्टिकल्स वाले कौन कौन आर्टिकल वाले? तुम 4-5 बच्चे है ना, ज्यादा ही हो गए, 6-7 बच्चे हैं। हाँ, मेजोरिटी आ गया नहीं अभी तो आर्टिकल वाले हुए। बट तुम लोग 5:30 तो आ ही पाओगे ना, 5:30 तो प्रॉब्लम नहीं। तो भाई फिर हम संडे देखेंगे। आज तो हमें क्लास कर लेते हैं, मे बी नेक्स्ट क्लास में देखूंगा कि इसको इवनिंग में करके अकाउंट्स वाला क्लास आफ्टर अमालगमेशन, क्योंकि एक चैप्टर चल रहा है उसको फिनिश कर दे। कॉन्सेप्चुअली तो कल हमारा अमालगमेशन है ना, कल खत्म हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हम संडे को शिफ्ट कर देंगे, ये हम काम करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा टैक्सेशन ना, मैं क्या करूंगा टैक्स में, तुम लोग ऐसे नोट्स में दूंगा। आज मैं जेरोक्स करवा नहीं पाया, एंड जैसे मैंने कहा कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं, तो मैं सोचा कि पूरा अपडेट कर दूं, उसके बाद तुम्हें दूंगा।
हमेशा तो अमेंडमेंट हर साल रहते हैं, बट यहां मैंने कर दिया अमेंडमेंट, इसको कॉपी करके तुम्हारे लिए करना है, मे बी नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मिलेगा। तो अपने क्या करेंगे ना, अराउंड if you look into any direct taxation books, it will cover around 1200 to 1500 pages. Only direct tax में बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, it will cover around 70 pages. समरी नोट्स है, बट समरी तभी समझ में आएगा जब तुम नॉर्मल क्लासेस अटेंड करोगे। दैट मीन बिफोर डे ऑफ एग्जामिनेशन वो 70 पेज पढ़ने से भी ऑलमोस्ट 80 to 90% कॉन्सेप्ट या प्रोविजन जो भी एग्जाम में आएंगे वो कवर हो जाएंगे वहां से। बट वो नोट समझ में नहीं आएगा जब तक तुम क्लास नहीं करो। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी तुम्हें समरी नोट समझ में आएगा। हमारा मेन पर्पस होगा, एक तो रनिंग नोट्स तुम लिखना चाहो, जो भी मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिखा रहा हूं वो तुम लिख सकते हो। ये नोट्स हैंडी रहेगा तुम्हें यूज करने के लिए, रेफर करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेन फोकस रहेगा कि जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करोगे टैक्सेशन में, उतना तुम्हें एग्जाम में याद आएगा। और टैक्स ऐसा चीज है ना, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, जो सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें रिवीजन या रिवाइज करने के लिए देना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा कोर्स टैक्सेशन में ही है। और सबसे इजी भी टैक्स है। सबसे इजी टैक्स क्यों है? रीजन, क्योंकि यहां ब्रेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है तुम्हें। क्योंकि एज इट इज जो गवर्नमेंट ने कहा वो हमें एज इट इज फॉलो करना है, उसका कोई हमेशा जस्टिफिकेशन हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। दैट मीन इजी इसलिए कि सर हमें सिर्फ याद करना है, जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार वो याद होगा। और मेरा तो एक्सपीरियंस बोलता है कि जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना तुम्हें बेनिफिट देगा। ये सब जो हम लोग बोलते हैं ना कि ऊपर पर प्रोविजन वाला याद करने का चीजें, वो कुछ होता नहीं है। मैं ये फैक्ट बता रहा हूं कि सॉन्ग के साथ लिंक कर दिया, मिनिमिनिक्स बना लिया, ये सब सिर्फ ऊपर में दिखते अच्छे हैं, बट जब एग्जाम आता है, क्वेश्चंस आते हैं, हर स्टूडेंट ये सोचता है कि उसका 60 आएगा आफ्टर एग्जाम। क्यों? क्योंकि है क्या, अब एग्जाम में जो प्रोविजन हमें लग रहा था कि ये करेक्ट है, एक हल्का सा पॉइंट भी छूट जाने से टैक्सेशन में प्रॉब्लम है। हम ये सोचते हैं कि हाँ यस होना चाहिए, बट आंसर वो नो है, बट सबने आंसर तो दिया, तो सबको ये लगता है कि मेरा एग्जामिशन आएगा क्योंकि मैंने 100 मार्क्स अटेंड किया, और जो भी अटेंड किया वो ठीक ही था। और एक मिस्टेक के कारण टैक्सेशन में ऐसा है कि स्टेप मार्किंग बहुत माइनस होता है। तो या तो तुम्हारा 70-80 रहेगा, मतलब एग्जामिशन आएगा, या फिर 40 भी नहीं रहेगा। बट हर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आफ्टर एग्जाम उसका एग्जामिशन आएगा। तो किसी चीज पे टाइम दो ना दो, लेकिन मैं तो बोलता हूं सब चीज पे तुम्हें डेली रिवीजन के लिए, टोटल सब्जेक्ट के लिए, फॉर ऑल 4 पेपर्स एटलीस्ट यू शुड डिवोट योर 1 आवर डेली मिनिमम। मैं बोल रहा हूं क्योंकि बाकी भी करना है तुम्हें, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, 3-4 सब्जेक्ट एक साथ चल रहा है तुम्हारा ट्यूशन आवर्स है, बट इसके अलावा भी तुम्हें डेली रिवीजन क्लासेस करना है। और टैक्सेशन स्पेसिफिकली जितना बार भी पढ़ोगे उसके बाद भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मुझे सब याद है। और अगेन क्लास बाय क्लास बहुत अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। जैसे जैसे क्लासेस जाएंगे वैसे वैसे ओल्ड प्रोविजंस लगेगा तो याद है, बट वो होता नहीं है एग्जाम में। तो कंटिन्यूअसली स्पेसिफिकली टैक्सेशन तुम्हें रिवीजन जरूर करना। और एक रिक्वेस्ट है, टैक्स क्लासेस मिस मत करना। डेफिनेटली वी हैव अ बैकअप सिस्टम, बट मैं चाहूंगा कि तुम लोग टैक्स क्लासेस मिस ना करो जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, तब तक। क्योंकि टैक्स में ना हो सकता है आज हम जो पढ़ रहे हैं हो सकता है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद भी रिलेवेंट हो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। एंड देन यू विल नॉट से कि सर मैं क्लास में नहीं था तो अभी याद नहीं है। ठीक है, तो ये पर्पस रहेगा हमारा।
तुम लोग सब सारे तो आईपीसीसी वाली हो, कोई सीएस सीएमए नहीं है, तो सब सीए रिलेटेड ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रिगार्डिंग कोर्स ऑफ टैक्सेशन, तुम लोग का 100 मार्क्स का है, ये तो सबको पता है, ठीक है। 50 मार्क्स अपना डायरेक्ट टैक्स एंड 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स। एंड डीटी में कंपेरेटिवली इनडायरेक्ट टैक्स कोर्स बहुत ज्यादा है। आई थिंक टोटल इनडायरेक्ट टैक्स का ना डबल है। अगर रेशियो में डिवाइड कर दे तो ये रेशियो है 2:1। दैट मीन डायरेक्ट टैक्स इतना है कि मैं वेरी फ्रैंक कि अगर मुझे लगे कि मैं हर स्टूडेंट्स को पास करवा सकूं, 60 ला सकूं, तो मुझे उसके लिए चाहिए 1 ईयर। कितना कोर्स? 1 ईयर चाहिए। इफेक्टिवली जैसे हम अकाउंट्स कर रहे हैं, अगर हम वैसे टैक्स करना लग जाएं तो इट विल रिक्वायर्ड 1 ईयर टू कंप्लीट ओनली डायरेक्ट टैक्स। तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि हर स्टूडेंट 60 अबव रखेगा। तो हम थोड़ा फास्ट भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 3 months almost we will cover 95% of taxation in the classroom. हो सकता है 5% मैं कवर नहीं करूं, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, हो सकता है मैं 5% कवर नहीं करूं, क्योंकि वो 5% करने के लिए मुझे एडिशनल 1 month और 2 months चाहिए। दैट 5%, और उस 5% से हार्डली क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क या 2 मार्क के। तो हम एडिशनल 1 month क्यों ड्रैग करें टू कवर दैट 5%? तो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, वो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या नहीं कवर किया, शायद तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि क्या मैंने कवर नहीं किया। टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट अगर मेरे नोट देखोगे तो मैंने बहुत पर्टिकुलर डेफिनेशंस लिखे हैं और वही एग्जाम में आते हैं, उसके बियॉन्ड जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं वो आते भी नहीं। हो सकता है मैं उसको कवर नहीं करूं। एंड वन मोर थिंग, जब अपने बोलते हैं टैक्स, तो सर टैक्स के लिए ना जब अपने बात करेंगे कि एक डेफिनेशन आएगा पर्सन, कि वहां इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी दिख रहा है ना तुम लोगों को, एओपी, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये ना पर्संस कवर होते हैं इनकम टैक्स में, जिनका ना अलग अलग असेसमेंट होता है। असेसमेंट मीन्स कंप्यूटेशन, ठीक है। बट क्योंकि तुम लोग सारे सीए वाले हो, तुम लोग का असेसमेंट जो लिंक्ड है आईपीसीसी में इज ओनली फॉर इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ पर्सन। कोई स्टडी मेट लेके आया? तो लेके आया स्टडी मेट? स्टडी मेट का जहां सिलेबस लिखा हुआ है, कंटेंट कुछ लिखा होगा स्टार्टिंग में, हाँ सिलेबस जहां लिखा, जरा पढ़ना तो क्या लिखा है? हाँ सुनो, 2 पॉइंट है उसमें, वो बोल रहे हैं आईपीसीसी के लिए इज अ वर्किंग नॉलेज। वर्किंग नॉलेज मतलब तुम्हें इतना नॉलेज हो जाए ताकि तुम अपना आर्टिकलशिप कर सको, वर्क कर सको इन टैक्सेशन। इफ यू लुक इनटू फाइनल सिलेबस, देयर दे से एक्सपर्ट नॉलेज। इन दोनों में डिफरेंस देख लो। इसका मतलब ये कि सर हमें यहाँ आईपीसी में बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना, हमें यहाँ एक्सपर्ट नहीं बनना। एक्सपर्ट बनने के लिए फाइनल पढ़ा हुआ अपने पास, या कि हमें हर प्रोविजन को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। या हमें ओवरऑल प्रोविजंस का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो पता होना चाहिए। दैट मीन यहां पर हम बहुत कम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, हाई कोर्ट केसेस, ट्राइब्यूनल केसेस, सुप्रीम कोर्ट केसेस, ये बहुत हम कम डिस्कस करेंगे।
सेक्शंस मैं बिल्कुल याद नहीं करवाऊंगा तुम्हें। दैट मीन्स सेक्शंस एंड केस लॉस के ऊपर देयर इज नो मार्क्स। बट ओवरऑल क्या होगा, करते करते तुम्हें बोलते बोलते अपने आप तुम्हें सेक्शंस याद होने लगेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस। क्योंकि एग्जाम में अगर तुमने करेक्ट प्रोविजन लिखा यू विल गेट मार्क्स, बट तुमने सेक्शन लिखा यू विल आल्सो गेट द सेम मार्क्स। बट तुमने सेक्शन लिखा रॉन्ग और करेक्ट प्रोविजन लिखा, देन यू विल गेट 0 मार्क्स। और अगेन मैं बोल रहा हूँ क्लास बाय क्लास तुम्हें लगता है कि सर सेक्शंस याद होंगे, बट क्या होता है जब एग्जाम आता है ना, एक साथ 300 सेक्शन 400 सेक्शन वो सारा मिक्स हो जाता है, फिर हमें याद नहीं रहता। सो इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मेरा बिल्कुल फोकस नहीं होगा कि मैं तुम्हें सेक्शन बाय याद करवाऊं, क्योंकि सेक्शंस के लिए आईपीसीसी में कोई मार्क्स नहीं है। सो प्रोवाइडेड यू शुड राइट करेक्ट प्रोविजन। तो एक था सर वर्किंग नॉलेज। वी आर नॉट गोइंग टू बिकम एक्सपर्ट हियर इन आईपीसी, क्योंकि फाइनल के बाद जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं दे आर डीम टू बी एक्सपर्ट। हमें इंस्टीट्यूट इतना पढ़ाता है, हमें लगता है क्या है कि अभी हमें सारा नॉलेज है। सो वो नॉलेज हमें चाहिए फाइनल में, तो हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। कहाँ? आईपीसीसी टैक्सेशन। एंड सेकंड इशू वहां लिखा हुआ था एक पॉइंट, टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ assessment of individuals। That means हमारा टोटल फोकस होगा टैक्सेशन के लिए ओनली इंडिविजुअल्स के। That means the provisions which are applicable to individual। इसलिए मैंने कहा कि जो मैं 5% इग्नोर करने वाला हूं वो 5% एक्चुअली applicable to companies which is being covered in your course that I will ignore। कुछ सेक्शंस होंगे जो सिर्फ कंपनी को एप्लीकेबल है, तो हम उसको क्यों कवर करें? लेट अस इग्नोर। और आज तक इग्नोर करने से हमारा क्वेश्चन आए भी नहीं, डोंट वरी। सो वो एक हम काम करेंगे। नाउ डीटी में क्या क्या कवर है, डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी डिस्कसिंग। आईडीटी तुम लोग का चल रहा है ना, और वो खत्म भी होने वाला है, और 1 मंथ चलेगा आई थिंक, नहीं तो चलेगा ऑलमोस्ट। एंड आईडीटी में तुम्हारा बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल है, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। सैनवेट इज व्हाट पार्ट ऑफ योर सर्विस टैक्स एंड एक्साइज। सैनवेट इज नॉट अ अदर एक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। बहुत सारे लॉ है, सब में ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का कवर हो जाता है। सबसे लेंदी है सर्विस टैक्स। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं जब क्लास करवाता हूं ना डायरेक्ट टैक्स का या इनडायरेक्ट टैक्स का, तो मैं ट्राई करता हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स पे फोकस होता है और मैं कुछ बाहर से प्रॉब्लम करवाता हूं। शायद सर नहीं करवा रहे होंगे, हो सकता है। सो ट्राई करना है, अगर कोई बिफोर कोर्स विल कंप्लीट, अगर एक बुक रेफर कर लो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए और वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर दो, एनी बुक ऑफ योर चॉइस। प्रॉब्लम में मतलब सिर्फ इलस्ट्रेशन जो उसमें देके रखें। अगर कोई डाउट हुआ इन बिटवीन ना, सर से बिफोर क्लास विल कंप्लीट, डेफिनेटली उसके बाद भी हम डाउट क्लास करवा सकते हैं, वो उस बीच में चला जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। डाउट क्लास के लिए भी सर आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के प्रॉब्लम स्टडी मेरिट में बहुत कम दे रखे,
बहुत कम है। उतना कम करने से तुम्हारा होगा नहीं, क्योंकि जब मैं करवाता हूं तो मैं सिलेक्शन करके वो करवा देता हूं, बट मैं बोल रहा हूँ सारा प्रेशर मैं क्यों लूं, बट मैं गाइड तो कर ही सकता हूं करना क्या। तो वो एक काम तुम लोग कर लेना। या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का पोर्शन किसी भी बुक से ना बहुत कम पोर्शन है, 50 to 100 पेजेस ही है, उसको जेरोक्स भी करवाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सर से वो पूछ लेना, और अगर नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगा, बट वाई टू वेट कि नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगा, तब तक वो कवर अप कर लेना, तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा, और जहां जहां डाउट्स थे वो क्लासरूम में कंप्लीट हो जाएंगे। डीटी के मैं सारे प्रॉब्लम करवाऊंगा, तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मैट, स्कैनर प्रॉब्लम, other best problem which is being relevant for examination, that will do in the classroom. तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि जनरली टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू है, और मेजर रेवेन्यू है गवर्नमेंट को स्पेंड करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जैसा तुम लोगों ने पढ़ के भी रखा होगा कि व्हाई these taxes are called indirect tax and why direct tax is generally called income tax. डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, और एक था पहले वेल्थ टैक्स, जो कि अभी नहीं है सर, तुम्हारे ईयर में नहीं है वेल्थ टैक्स। सॉरी, एंटरटेनमेंट टैक्स डायरेक्ट का है, डायरेक्ट टैक्स का है वो इनडायरेक्ट। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि व्हाई वन टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, अदर वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, तो अगेन वो मैंने अपना पॉइंट में फर्स्ट नोट में देके रखा हुआ है। एंड सो सर, टैक्स पेड बाय अ पर्सन ऑन हुम इट इज बीइंग चार्ज is a direct tax, and tax is paid by a person but is not charged to him is an indirect tax. बोलने का मतलब है सर, गवर्नमेंट किसी भी केस में मेन अथॉरिटी है टू कलेक्ट टैक्स, बट ए पर्सन डायरेक्टली पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, दैट मीन्स टैक्स इज लेविड टू अ पर्सन एंड टैक्स पेड बाय द पर्सन। आ रहे हैं ना, अभी तुम्हारा कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। दैट मीन्स इस पर्सन को, गवर्नमेंट को पता है कि इसने पेमेंट किया, इसी को लेवी हुआ, इसके इनकम, इसके वेल्थ पे टैक्स लगा। दैट मीन्स डायरेक्टली लेविड एंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द पर्सन टू हुम इट इज लेविड। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट है, एंड ये जो है इंटरमीडिएटरी, ये हो सकता है सर मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, ठीक है, वेंडर हो। तुम्हारे केस में एंटरटेनमेंट टैक्स में हो सकता है द ओनर ऑफ आइनॉक्स हो, पॉसिबल, जो मूवीज रन कर रहे हो उनके थिएटर में, पॉसिबल। बट इन सारे केसेस में एक्चुअली टैक्स इनको नहीं लगा। ये क्या कर रहे हैं, ये एक थर्ड पार्टी हु इज कॉल्ड कंज्यूमर, हो सकता है ये सर्विस प्रोवाइडर हो। दैट मीन्स अभी टैक्स लेविड हुआ किसको सर, टैक्स लेविड हुआ कंज्यूमर को। टैक्स पेड किसने किया सर, कंज्यूमर ने, बट नॉट टू द गवर्नमेंट, टू द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड सर्विस, हु हैज सोल्ड गुड्स एंड सर्विस। दैट मीन्स ये था कंज्यूमर, जिसने कंज्यूम किया। हो सकता है गुड्स कंज्यूम किया, हो सकता है सर्विस कंज्यूम किया। एंटरटेनमेंट भी क्या है, सर्विस ही है ना। अगर इसको एंटरटेनमेंट मिला तो इसने कंज्यूम किया, इसने टैक्स इसको दिया जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा था। ये टैक्स इज एक्चुअली पेड बाय अ पर्सन टू हुम इट इज नॉट लेवीड।
पेड कौन कर रहा है सर? पेड एक्चुअली कर रहा है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर। और टैक्स लग किसको रहा है? जो एक्चुअली इसे यूज कर रहा है, कंज्यूमर के ऊपर। दैट मीन्स गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। अब तुम खुद बताओ, एंटरटेनमेंट टैक्स तब कब तुम जाके गवर्नमेंट को बोलते कि लो सर आज अपने घर में अपने स्काई व्यू लगा के रखे हैं या फिर टाटा स्काई लगा के रखे हैं, उसका टैक्स आया, बोलो कौन सा अकाउंट में जमा करना है, कौन सा चालान भरना है। तो जो हम इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं, पेमेंट तो हम ही को करना है, घूम फिर के पेमेंट पब्लिक को करना है, इनडायरेक्ट टैक्स में कंज्यूमर को करना है। और टैक्स अभी व्हाट्सएप में एक बहुत फॉरवर्ड होता रहता है कि टैक्स अपना हर जगह पे टैक्स है इंडिया में। वो सुना भी होगा कि सर वो कुछ भी काम करे बिजनेस में, वो मैन्युफैक्चरिंग करे तो टैक्स है, वो एम्प्लॉइज को अपॉइंट करे तो प्रोफेशनल टैक्स है, वो टर्नओवर ज्यादा करे तो टर्नओवर टैक्स है, वो उसको एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करना है, वो इंपोर्ट करे तो उसको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना है, उसको सेल करना है तो सेल्स टैक्स पेमेंट करना है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेमेंट करना है, एंटरटेनमेंट भी अगर देना है तो एंटरटेनमेंट टैक्स पेमेंट करना है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स है। अगर इनकम हो जाए तो फिर इनकम टैक्स पेमेंट करना है, इनकम से अगर फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट करना है। सो देयर आर मैनी टैक्सेस आर देयर इन इंडिया। इवन वो उस फॉरवर्डेड मेल में ना वो एक चीज रहता है, तो आदमी बोलता है कि इतने सारे टैक्स पेमेंट कर दिए, अब मैं मरना चाहता हूं। तो डॉक्टर बोलता है रुक जा, अभी एक डेथ टैक्स आने वाला है, इसको पे आने दे, उसके बाद मरना, उसके बाद हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। तो ये टैक्स सिनेरियो इन इंडिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज जनरली ऑन कंजम्पशन। जितना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा हम टैक्स पेमेंट करेंगे, और ये सबसे अच्छा टैक्सेशन है देखा जाए तो। इनकम टैक्स थोड़ा सा मेरे ख्याल से सारे आदमियों के लिए, मतलब और सारे पर्सन्स के लिए ना सेम नहीं है देखा जाए। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, और जो कम मेहनत कर रहा है उसको कम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो आइडियल है वो कम टैक्स पेमेंट कर रहा है, और जो एक्चुअली मेहनती आदमी है वो ज्यादा टैक्स पेमेंट कर रहा है, क्योंकि सर वो ज्यादा इनकम करेगा। और ज्यादा इनकम कौन करेगा यार? जो ज्यादा एफर्ट लगा रहा है ना। जो मेहनत ही नहीं कर रहा है उसका इनकम भी कम है, ये एकदम पूरा ठीक बात है। तो देखा जाए तो इनकम टैक्स, जो अपने बात करते हैं ना असही सुनता जो भी चल रहा है, इंटॉलरेंस, तो देखा जाए तो वो है। गवर्नमेंट का रूल क्या है? जो कम मेहनत करे उसको कम टैक्स पेमेंट के लिए, जो ज्यादा मेहनत करे ज्यादा। क्यों सर? क्योंकि वहां जब अपने बात करेंगे अपना टैक्स, जब अपने टैक्स कंप्यूट करते हैं तो वहां पास ना डिफरेंट स्लैब रेट है। अगर तुम यहां देख रहे होगे इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई के लिए कि सर अगर किसी का इनकम अप टू 2,50,000 है तो उसको बिल्कुल टैक्स नहीं देना है। जिसका 5 लाख हो गया तो 2,50,000 अब 10% देना है। जिसका 10 लाख हो गया 5 to 10 20% देना है, और अब 10 लाख हो गया 30%। मतलब जो ज्यादा इनकम करे उसको ज्यादा टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? सबको एक ही देना है। जो जितना ज्यादा कंज्यूम करेगा, जितना ज्यादा खर्चा करेगा, उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का ना, जब अभी जीएसटी आने वाला है, जो अपने बात करें जीएसटी, जल्दी से पास कर लो, 2016 में या नवंबर में पास कर लो। हो सकता है 2017 मई में, 2016 इस बार लग रहा है जीएसटी आ जाएगा, जितना गवर्नमेंट एक्टिव है। चाय पे चर्चा, और अब तो मनमोहन सिंह को भी बुलाया जा रहा है, नहीं क्या? हाँ, 16 नवंबर तो जा चुका है। 16 नवंबर, अच्छा अपने एग्जाम के लिए बात कर रहे हो तुम? अच्छा 16 नवंबर में नहीं आएगा। हम जो भी पढ़ने वाले या पढ़ रहे हैं ना, दैट इज एप्लीकेबल फॉर मे एज वेल एज नवंबर एग्जामिनेशन, दोनों के लिए। सो डोंट वरी।
एक बार पास हो जाओगे तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम से पहले, अच्छा तुम क्या चाहते हो, कितना दिन, क्या तुम क्या चाहते हो, ओल्ड एक्ट पढ़ोगे टैक्स का? तुम्हें क्या आईसीआई बोलेगे तुम ओल्ड वाला पढ़ो, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बंद करके ओल्ड वाला अप्लाई करना? तो तुम्हें क्या लगता है, तो जब पास हो जाएगा उसका नेक्स्ट एग्जाम में, और नेक्स्ट ईयर यू कैन से कि हमारा मई एंड नवंबर में ना एक ही एक्ट एप्लीकेबल होता है। इन योर केस दैट इज 2015 एक्ट एप्लीकेबल होगा, एक साल पुराना ऐसा समझो टैक्सेशन के लिए। बट फाइनल आएगा तो तुम्हें जीएसटी जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मई एंड नवंबर में पास हो जाना, नहीं तो फिर टैक्स पूरा स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा। अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट तो हम बोलते हैं चेंज, जीएसटी आएगा तो स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सारा कंबाइंड हो जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा ऐसा समझो। अभी क्या अलग अलग एक्ट है, अभी अलग अलग एक्ट है ना, सर्विस टैक्स के लिए अलग हमें पढ़ना है, कस्टम के लिए अलग पढ़ना है, एक्साइज के लिए अलग पढ़ना है। तो उस समय क्या होगा, एक एक्ट हो जाएगा, प्रोविजन चेंज होंगे, रेट चेंज होंगे, प्रॉब्लम। तो सर अपना बात में कि डायरेक्ट टैक्स बोलने का मतलब है which is applicable directly to the person to whom tax is levied, but indirect tax में tax is paid by a person to whom it is not levied। जो लेवी किसके ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर है, बट पेमेंट कौन कर रहा है, जो कलेक्ट कर रहा है वो पेमेंट कर रहा है। Therefore it is being called indirect tax, or you can say consumption based tax, और direct tax is on income, नॉट ऑन कंजम्पशन। ये थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने कहा कि रनिंग नोट्स तुम जो लिखना चाहो ना तुम लिख सकते हो सकता है ये तुम्हें ना बाद में हेल्प करेगा। फिर एंट्री 82 इन लिस्ट 1। सर ये लिस्ट 1 है क्या? देखो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन there are 3 lists. One is called list 1, list 2 and list 3. List 1 is union list, list 2 is state list and list 3 is concurrent list. तुम लोगों ने शायद इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ के रखा है। तुम्हें ये भी पता होगा कि सर जो लिस्ट 1 में जो जो एंट्रीज है, जो एंट्री है उस एंट्री पे गवर्नमेंट का पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन अ पावर टू ईच गवर्नमेंट कि उनका पावर कहां कहां तक लिमिटेड है, वो क्या क्या कर सकते हैं, ये सब भी डिफाइन है। एंड स्टेट लिस्ट में जो लिस्ट 2 है, तो नाम ही स्टेट लिस्ट, जिसमें जो जो उस लिस्ट में मेंशन्ड है उसको पावर किसको मिला हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को मिला हुआ है। और कॉन्करेंट लिस्ट मिक्स है जिसमें कि दोनों को पावर है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ है कि टैक्स ऑन इनकम, ये पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड टैक्स ऑन लोकल सेल्स विद इन द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर। पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने इसका एंट्री, वैट पढ़ा। एंड उसके बाद कंकरेंट, इसमें दोनों के पास पावर। लाइक कोई क्राइम हो, अब क्राइम के पास लॉ डिफाइन करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर। वो थोड़ी वेट करेगा ओके स्टेट गवर्नमेंट का लॉ तभी वेट करते रुको, उनका पुलिस को बुलाएंगे तभी वो पकड़ के लेके जाएंगे। अभी टेररिस्ट आया तो थोड़ी वेट करेगा कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में ये टेररिस्ट एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं पकड़ेगा। तो कॉन्करेंट में दोनों के पास पावर है। तो सर व्हाट इज द रिलेवेंट एंट्री? ऐसे तो बहुत सारे एंट्री हैं। तुमने सर सर्विस टैक्स में पढ़ा होगा कि सर गवर्नमेंट के पास सर्विस टैक्स का पावर डायरेक्टली नहीं था, बट वहां पास एक रेसिडुअरी एंट्री था।
एंड बेस्ड ऑन दैट रेसिडुअरी एंट्री गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। और दैट एंट्री वाज की जो किसी एंट्री में नहीं है कवर, उसका पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ओके ये तो मेरा पावर है, तो मैं इस पे टैक्स लगा देता हूं, इसीलिए टैक्स ऑन सर्विसेज आया। तो सर अपना रिलेवेंट एंट्री क्या है फॉर डायरेक्ट टैक्स, दैट इज एंट्री 82 इन लिस्ट 1। सर व्हाट इट सेज, इट सेज taxes on income other than agricultural income. That means गवर्नमेंट का पावर है, गवर्नमेंट विल लेवी टैक्स ऑन इनकम बट नॉट ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज इट सेल्फ डिफाइंड कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते। इसीलिए जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे उसमें एक सेक्शन 10 वाले सीरीज है, सेक्शन 10 सीरीज। सेक्शन 10 सीरीज इज कॉल्ड एग्जेम्पशन सीरीज। मतलब जो जो आइटम उस सेक्शन 10 वाले सीरीज में कवर होंगे वो एग्जेम्प्टेड है, नॉट टैक्सेबल। And the first item of section 10(1) is the agricultural income. क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि वहां हम टैक्स नहीं लगा सकते, and therefore it has to be mentioned in exemption series. तो एग्रीकल्चर इनकम पे सर कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, स्टेट टैक्स हो सकता है। Are you getting my point? हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाए। सो दैट इज व्हाट एंट्री 82 व्हिच इज रिलेवेंट फॉर यू। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस आर सम बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। फिर सर ये जो एक्ट बिल हम बात करते हैं सर ये कैसे फॉर्म में आता है। अभी मैं तुम्हें रिसेंट एग्जांपल दूं कि हम लोग का जो जन लोकपाल बिल तुम लोग के सामने ये हुआ, जन लोकपाल बिल देन एक्ट, अगर तुम देख रहे होगे तो पहले क्या हुआ ना, ये इशू इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। मतलब सर पहले एक इशू हुआ कि नहीं सर अपने को एक ना करप्शन के लिए एक बिल होना चाहिए। That was a point of discussion. फिर एक कमेटी अपॉइंट हुआ, शायद उस समय तुम लोग एक कमेटी था जिसमें कि वो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय ऐसे गवर्नमेंट के पास है पावर, वो क्या करते हैं ना जो बहुत उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उनका एक टीम फॉर्म कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कमेटी। एंड उस समय रिसेंटली चल रहा था वो सिटीजन कमेटी ना, क्या कमेटी ना, इसमें केजरीवाल एंड गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, अन्ना हजारे भी साथ में था, करेक्ट, सिविल सोसाइटी, ऐसा कुछ कमेटी उन लोगों ने फॉर्म किया था। दैट मीन्स कमेटी तो ये तो बाहर वाला कमेटी था देखा जाए, ऐसे गवर्नमेंट क्या करता है ना कमेटी फॉर्म करता है, उनको बोलता है कि आप रिसर्च करो, जैसे जीएसटी। अब जीएसटी में भी क्या हुआ होगा, इश्यू आया कि अभी हमें क्या करना है कि सारे टैक्स को ना एक साथ बनाना, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स होके रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स समझ में नहीं आ रहा, सर्विस टैक्स का तो एक्ट ही नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। सर्विस टैक्स का एक्ट नहीं है, तुमने पढ़ा होगा, दैट इज फाइनेंस एक्ट 1994 से चला आ रहा है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉ है। सो अभी इशू आया कि नहीं सर सबको ना कंबाइंड करना है, हम बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, बाहर वाले कंट्री को, बाहर वाले एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में लाना चाहते हैं, और देखने से टैक्स लॉ सिंपल नहीं है। तो पर्पस है जीएसटी लाने का कि ये सिंपलाइज किया जाए, इसको इजी किया जाए, समझ में आया लोगों को इजीली। वो खाली बोलने का है। कंपनीज एक्ट इन्होंने इसीलिए लाया था देखा जाए, और वो इजी हुआ ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आज तक मुझे समझ में नहीं आया।
तो वैसे ही टैक्स होने वाला इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर ये रिकमेंडेशन बाय कमेटी, कमेटी रिसर्च करता है, देन दे रिकमेंड कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर प्रिपरेशन ऑफ बिल, बिल का मतलब है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब ही क्या होता है, रफ तुम बोल सकते हो, चलो फाइनल नहीं हुआ, इन्होंने जो जो फाइंड आउट किया ना उसको ये लिख देंगे, करेक्ट, एक प्रपोजल देंगे कि हम ये करना चाहते हैं। फिर ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दे विल डिस्कस कि हमें लाना है या नहीं लाना है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं, वो सारे डिस्कशन होगा, हल्ला गुल्ला होगा पार्लियामेंट में। एंड जब ये पास विथ मेजोरिटी, दैट मीन्स राज्यसभा लोकसभा का जो मेजोरिटी है, जनरली जिस गवर्नमेंट का सरकार होता है उसी के पास मेजोरिटी होता है, ऐसा बोलो, जिस पार्टी का गवर्नमेंट होता है उसके पास मेजोरिटी होता है, तो उनका अप्रूवल भी हो जाता है। दैट मीन्स व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट pass the bill, that draft, and finalizes, then it has been sent to president. वो तो नाम का है, खाली साइन कर देगा, मतलब एसेंट है, वो कुछ करता है भी कि नहीं मुझे तो डाउट है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सेंड करता है वो ऑलमोस्ट, मुझे तो लगता है कि 100% इट इज बीइंग साइंड बाय द प्रेसिडेंट। हम तो बहुत कम इश्यू ऐसा देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ वही तो बोला, देखते भी कम है ना, तो उनको तो लगता है पार्लियामेंट ने अप्रूव किया तो मैं उसमें भी क्या ब्रेनस्टॉर्म करूं, ठीक है, एवरीथिंग इज बीइंग अप्रूव, बट हमारा, हाँ उनको अगर लगे कि हाँ नहीं ये मुझे अप्रूव नहीं करना चाहिए तो वो शायद रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट कर देंगे तो इट रिमेन्स बिल, ड्राफ्ट ही रहेगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा, इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। सो बिल बिकम एक्ट ऑन द डेट ऑफ एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। जिस दिन प्रेसिडेंट अपना ऑटोग्राफ दे दे उस बिल के ऊपर, उस दिन वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट बोलता है कि इस डेट से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, एप्लीकेबल होगा सबको। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ योर हाउ एन एक्ट कम इनटू पिक्चर। बट इसका एक शॉर्टकट भी है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस इज उल्टा प्रोसेस। उल्टा प्रोसेस मतलब सर डायरेक्ट सिग्नेचर फ्रॉम द प्रेसिडेंट और गवर्नर, यू कैन से इन केस ऑफ स्टेट। दैट मीन्स पहले हम असेंट लेंगे, फिर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स असेंट लेने के बाद ही एप्लीकेबल हो सकता है, और फिर पार्लियामेंट में हमने प्रेजेंट किया और उसके बाद अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो इट इज कॉल्ड एक्ट, और टिल इट्स अप्रूवल ऑर्डिनेंस, और इफ इट इज बीइंग रिजेक्टेड दैट ऑर्डिनेंस इज कैंसिल्ड और इनवैलिड। सो ऐसे ना बहुत सारे, तुमने अभी सुना होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत सारा ऑर्डिनेंस पास किया, डायरेक्ट असेंट लिया गवर्नमेंट से, क्योंकि उनका राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, किनका, बीजेपी का। सो ऐसा हो सकता है कि सर ऑर्डिनेंस आर डायरेक्टली गेट द अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड बिकम इंप्लीमेंटेड। उल्टा प्रोसेस। सर ये तो हो गया अबाउट हाउ द बिल कम इनटू पिक्चर एज एन एक्ट। सो इनकम टैक्स एक्ट हम जो पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स एक्ट 1961। Effective from 1st April 1962, Act is divided into 39 chapters, 400 sections, 14 schedules. ऐसे हैं, बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं. It's not relevant. तुम्हें सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए जरूरत है. They will not ask you कि how many sections and schedules. That is given in Act. फिर ये जो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का ना प्रोसीजरल पार्ट, मैंने इसको डेलीगेट किया गया एक्चुअली एक अथॉरिटी को.
गवर्नमेंट का काम है एक्ट निकालना, उनका मेन पर्पस क्या है, बट इसको कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे कलेक्शन होगा, कौन क्या करेगा, प्रोसीजरल पार्ट, रूल पार्ट, इसको डेलीगेट किया गया एक अथॉरिटी बना के। डायरेक्ट टैक्स के लिए वो अथॉरिटी इज कॉल्ड सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए कॉल्ड सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। दे आल्सो लुक आफ्टर सर्विस टैक्स, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का इनडायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट, उनका रूल्स एंड प्रोसीजरल पार्ट सीबीईसी देखेंगे, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सीबीडीटी देखेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इट इज बीइंग डेलीगेटेड टू दिस टू अथॉरिटीज। तो सर इनका काम है इनकम टैक्स रूल बनाना, डेलीगेटेड टू सीबीडी अंडर द एक्ट, द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द लॉ लाइक फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। सर हमें इनकम टैक्स रूल्स एप्लीकेबल है क्या? नहीं, तुम लोग को सिर्फ एक्ट पढ़ना है, रिलेवेंट सेक्शंस पढ़ने हैं, रूल्स इवन फाइनल में भी एप्लीकेबल नहीं, डोंट वरी। जब चार्टेड बन जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो हो सकता है उस समय तुम्हें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऑलमोस्ट एक्ट एंड रूल्स का बुक ना सेम साइज में है, डबल। तो रूल्स बहुत कम जो, जब हमें प्रोसीजरल पार्ट देखना पड़ता तब हम रूल्स रेफर करते। देन फिनांस एक्ट, देखो एक तो है मेन एक्ट जो है 1961, उसके बाद हर साल गवर्नमेंट क्या करता है ना, अपना जो बजट पेश करता है उसमें ईयर एक्ट प्रेजेंट करता है कि हमारा फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या क्या है, हम कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे, कहां से करेंगे, कहां स्पेंड करेंगे। दैट इज बीइंग कॉल्ड एज ए फिनांस एक्ट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट द यूनियन बजट ट्रेडिशनली ऑन लास्ट डे, ट्रेडिशनली मैंने कहा, इज नॉट कंपल्सरी, ये हमारा ट्रेडिशन में यहाँ है कि हम इंडिया में लास्ट डे में प्रेजेंट होता है। लास्ट डे ऑफ फरवरी फिनांस बिल विच लेटर आफ्टर पासिंग बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इट बिकम्स द फिनांस एक्ट। सर हमारा फिनांस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल? 2015 फिनांस एक्ट। तो तुम लोग पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्स के लिए फिनांस एक्ट 2015, इसमें जो जो प्रोविजन है प्लस इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट मीन्स एक्चुअली देखा जाए तो फिनांस एक्ट 2015 इज अमेंडमेंट्स टू प्रोविजन मेंशन इन 1961। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अमेंडमेंट्स और दैट फिनांस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट लास्ट वाले एग्जाम में अमेंडमेंट्स बहुत पूछा ही नहीं ऑलमोस्ट। ये जो गया नवंबर का एग्जाम, इसमें अमेंडमेंट्स आए ही नहीं, आया था, बहुत कम अमेंडमेंट्स। बट अमेंडमेंट्स वेयर बिफोर नवंबर एग्जामिनेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड 20 to 25 मार्क्स अमेंडमेंट से ही आता था, ठीक है। सो जब जब अमेंडमेंट्स होगा ना, और जहां जहां होगा मैं उसे नोट्स में या तो इटैलिक्स में या डिफरेंट कलर से मैं लिख के रखूंगा। जैसे यहां पर देखो, ये सब रेट में अमेंडमेंट्स है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको डिफरेंट कलर में मेंशन करूं नोट्स में। मेरे बोर्ड में तो डेफिनेटली डिफरेंट कलर में ही दिखेगा, तुम लोग के नोट्स में तुम लोग आइडेंटिफाई करके उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तुम्हारा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही हम देने वाला है। क्या बोल रहे हो, बोलो, सॉरी। हाँ, डार्क कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एक बार नहीं पूछा इसका मतलब नहीं है,
उनका मेन फोकस होता है कि वो बच्चे अपडेटेड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बहुत दिनों से दे रहे हैं, बहुत सारे एक्ट कवर कर लिया होगा उन्होंने, तो वो वही एक्ट पढ़ रहे हैं या कुछ अपडेट करके भी अपने आप को आते हैं। तो उनका जनरली अब तक के एग्जाम, नवंबर को छोड़ो तो अब तक के एग्जामिनेशन का ना 25 मार्क्स इज एक्चुअली फ्रॉम योर अमेंडमेंट्स। इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता। फिर अपार्ट फ्रॉम सर रूल्स एक्ट, देयर आर सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। देखो सर्कुलर्स जनरली is delegated to CBDT and notification also can be issued by CBDT as well as government. But sir इन दोनों का ना almost purpose एक ही जैसा है, but circular is actually applicable to department. Department मतलब उनके authority के लिए इस circular is applicable. Notification जो हम लोग in between amendments करते हैं ना, that is being through notification. And notification is applicable to consumer also. Notification is also applicable to SSC. That means अगर सर्कुलर SSC के लिए हमारे लिए है और अगर फेवरेबल होगा, मतलब मुझे लगता है कि इसको अप्लाई करने से अच्छा है, तो मैं बोलूंगा हाँ अप्लीकेबल है, और मुझे लगेगा कि नहीं ये सर्कुलर मेरे काम करनी है, तो मैं बोलूंगा नहीं इट इज नॉट अप्लीकेबल टू मी, मैं इसको फॉलो नहीं करने वाला, बिकॉज इट इज सर्कुलर। दैट मीन सर्कुलर का मेन पर्पस है सर डिपार्टमेंट का जितने अथॉरिटीज हैं, असेसिंग ऑफिसर, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इन सब के लिए रूल्स रेगुलेशन डिफाइन करने का इज कॉल्ड सर्कुलर। तुम ऐसा बोल सकते हो सर अपना तुम लोग कॉलेज जाते होगे, बीजेपी का अलग यूनिफॉर्म है, आरडी का अलग यूनिफॉर्म है, करेक्ट है? तो ये जब अगर निकाले कि यूनिफॉर्म चेंज करना है तो दैट इज व्हाट इनका इंटरनल सर्कुलर है। अभी आरडी वाला थोड़ी बोल सकता है कि बीजी वाले को भी वैसे ही पहनना पड़ेगा जो आरडी वाले पहनते हैं। अगर वो आया तो तुम पूछना ये क्वेश्चन। बट गवर्नमेंट अगर कल को बोले कि सारे कॉलेज में ना सिमिलर ड्रेस होना चाहिए, अरे सिमिलर कलर बोलना है, कल मतलब मेरा पर्पस कलर पे है, मेरा फोकस कलर पे है, तुम लोग का फोकस कहीं और जाता है, मुझे समझ में आ रहा है। तो वो क्या हो जाएगा अपना नोटिफिकेशन हो जाएगा, बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। तो यू कैन से नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल बट सर्कुलर इज एप्लीकेबल टू द इंटरनल डिपार्टमेंट। लिख के रखा है मैंने, इशूड बाय सीबीडीटी टू क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस। The department is bound by the circulars. Department, not consumer, not SSC. While such circulars are not necessarily binding on the SSC and they can take advantage of beneficial circulars. Beneficial. जो मुझे लगे beneficial नहीं है वो मैं क्या कर सकता हूं? Ignore कर सकता हूं. But notifications are similar issued by CBDT to announce sanctions, approval and such other matter. But लिखा नहीं है यहाँ. But notifications are applicable to SSC as well as to the department. तो through amendments are being through notifications. तुमने देखा होगा बहुत जगह तुम्हारा सर्विस टैक्स में अगर नोटिफिकेशन, क्योंकि नंबर्स 11 नहीं है या सर ने रेफर किया होगा तो उन्होंने कहा होगा नोटिफिकेशन नंबर सच एंड सच डेटेड सो एंड सो नंबर, सैनवेट में बहुत सारे नोटिफिकेशन दिया होगा देखना। तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू क्या आया? अमेंडमेंट्स आए हुए इन बिटवीन। एक तो हम फाइनेंस एक्ट से लेके आते हैं बट इन बिटवीन कुछ अमेंडमेंट्स करना है ना, दैट नोटिफिकेशन इज बीइंग पास इन पार्लियामेंट। सर्कुलर के लिए हमें पार्लियामेंट जाने का जरूरत नहीं है, वो कौन इश्यू कर सकता है? सीबीडीटी। इसीलिए वो फोर्सेबल नहीं है टू द कंज्यूमर और एसएस। गवर्नमेंट बोथ कर सकता है, सीबीडीटी भी कर सकता है, बट जनरली नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय गवर्नमेंट। अब तक जो भी हमने डिस्कस किया ना, ये सारी चीजें जस्ट बेसिक्स है।
एग्जाम में से कुछ आएगा, कुछ नहीं आने वाला, एक्सेप्ट सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। फर्स्ट पेज में मेरा एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। बाकी तो जस्ट क्या थे हमारे बेसिक्स से कि सर एक्चुअली टैक्सेशन में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। करेक्ट। टैक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है एक्चुअली, और पढ़ाने में भी मजा आता है। जैसे मैंने कहा बहुत इजी है, ना तो याद रखना है, नहीं याद तो तुम लोग को रखना है, मुझे नहीं रखना है। समझना नहीं है, समझाना भी नहीं है, जो उन्होंने लिख के रखा है ना पढ़ाना है। बड़ा सिंपल मुझे लगता है, सच्ची बता रहा हूं। अकाउंट्स कॉस्टिंग एफएम में तो ब्रेन यूज करना पड़ता है एक्चुअली, हो क्यों रहा है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, सब कुछ समझना पड़ता है। बट टैक्स में ऐसा कुछ समझना नहीं पड़ता। थोड़ा सा पढ़ो, वर्डिंग समझ जाओ, इंग्लिश समझ जाओ, उसके बाद बच्चों को बोल दो, बच्चे भी खुश और फैकल्टी भी खुश। बट सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है पता, टैक्स के नोट्स बनाने में। अपडेट करते रहो, पढ़ते रहो। अकाउंट्स कॉस्टिंग एफएम मैंने जब से पढ़ा, दोबारा मैं नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट ये कंपनी से एक चेंज हुआ था तब। सच्ची बता रहा हूं, एवरग्रीन हमेशा पढ़ना पड़ता है यार। बेकार, मैं कल संडे सोच रहा था, पूरा संडे मेरा चला गया ये देखने में कि क्या क्या अपडेट हुआ है। क्योंकि हम भी कब पढ़ते हैं, या तो जब कुछ एप्लीकेशन हो या जब पढ़ाना हो। ये तो पढ़ना किसको अच्छा लगता है, भाई तो बोल रहा हूं ना। तो मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे को तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं टैक्स पढ़ाना बंद कर दूं यार, रियली मतलब बेकार इतना मेहनत किया जाए यार। अकाउंट्स कॉस्टिंग एफएम पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, आराम से आता हूं, 1 घंटा 1.5 घंटा दिन का खत्म बस। कोई एफर्ट नहीं, और क्या बोलते अपने कहावत है ना, कुछ काम भी नहीं और रूट भी अच्छा है। बट वैसा है कॉस्टिंग एफएम एंड अकाउंट्स। तो मैं सोच रहा था कि अभी काम करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास से मैं कॉस्टिंग एफएम एंड अकाउंट्स खाली पढ़ाऊंगा। आईडीटी तो सर को दे ही दिया है, डीटी भी किसी को दे देंगे, तो एफर्ट लगेगा नहीं अपना काम। क्योंकि हम हमेशा क्या सोचते हैं, हाँ डेफिनेटली हम तो इजी मोड सोचते हैं ना। क्यों इतना मेहनत, कल पूरा संडे, सच्ची बता रहा हूं, कल मेरा पूरा संडे चला गया। एक तो अपना कल सीपीडी का क्लास था, दैट इज 8 to 2 बजे तक, पूरा अकाउंट्स का रिवीजन जो 4 महीना में पढ़ाया वो 4 घंटे में कल कंप्लीट हो गया एक्चुअली। तो उसका टायर्डनेस, पहले मैंने सोचा कि क्यों रखा सीपीडी, 4 महीने से तो मैं पढ़ा रहा था, फिर क्यों मैंने टेंशन लिया। मतलब ठीक है स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास, उनका ऐसा 3-4 क्लासेस हो गए पता, फिर भी गधे के गधे, सच्ची बता रहा हूं। ये बैच पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हाँ तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे, बिल्कुल पढ़ने का नाम नहीं है इनका। ये जो अभी चल रहा है हमारा सीपीडी वाला, हाँ आराम से। तुम लोग का जो बैच आया था, तुम लोग का जो 2 मंथ से हमने कोर्स कंप्लीट किया, इनका बैच सबसे अच्छा था, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स थे। ये तो बच्चे पास कर गए, ये कुछ ज्यादा अच्छे थे, बट जो पास नहीं कर पाया वो भी 90s में रखे हुए हैं, इस बार पक्का पास कर जाएंगे। तो इनका बैच ना बहुत अच्छा बैच था, आज तक का सबसे अच्छा बैच था। और इस बार का जो बैच है ना, आज तक का सबसे बेकार बैच है। कि सबसे ज्यादा इनको आज तक मैंने पढ़ाया, और इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ये बच्चे किसी न किसी में तो पास करें। तो 4 घंटा वो पढ़ाया, उसके बाद मैं जो 2 बजे से बैठा, मतलब 2 खाना पीना का 3 बज गया होगा, रात को 8 बजे तक मुझे टैक्स पढ़ना पड़ा, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ तो मैं कल ये कंक्लूजन में पहुंचा कि ये टैक्स को भी न किसी तरह हाँ डेलीगेट करना पड़ेगा, और ये मुझे एक्सपर्ट बनना है ना, तो कॉस्टिंग एफएम एंड अकाउंट से बनना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले मैं टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था पता है। एक्चुअली कोचिंग जो बोलते हैं ना, इवैल्यूएशन इवॉल्व कहां से हुआ, टैक्स से एक्चुअली इवॉल्व हुआ। नहीं, नॉट फाइनेंस, फाउंडेशन टैक्स है करेक्ट। टैक्स में एक बच्चे को पढ़ाया था, ठीक है, वो भी घर जाके। जब मैं इंडस्ट्री छोड़ के आया ना, इंडस्ट्री में अच्छा वाला चल रहा था, तो मैंने इंडस्ट्री छोड़ दिया, मतलब प्रैक्टिस में अपना बनाना अपना। तो मतलब टैक्स ऐसा है जहां कि हम फेमस हो सकते हैं देखा जाए तो। कॉस्टिंग एफएम में तो कोई चेंजेस नहीं है ना,
कोई पूछता भी नहीं। देखो कभी देखा कॉस्टिंग सेमिनार हो रहा है, एफएम सेमिनार हो रहा है, कितना अच्छा भी पढ़ा देना, मैं कोई पूछता ही नहीं है यार। तो मुझे लगा कि अगर कहीं पर अपने को एक्सपर्ट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रूव करना है कि सीए बन के आए अपने, तो वो क्या है, टैक्सेशन। तो मैं एक बच्चे को टैक्स पढ़ाया, वो भी घर जाके। मैं एक्चुअली स्टार्ट किया था फाइनल का एफएम पढ़ाना, एसएफएम। तो 2 बैच वहां कंप्लीट किया था उस समय। तो एक बच्चा आगे बोला टैक्स पढ़ाना, ठीक है। तो मैं घर में जाके ना उसे टैक्स पढ़ाया। मेरा फीस भी बहुत ज्यादा था एंड ही एग्रीज टू पे। मेरा फीस था 5000 पर मंथ एंड मैं 10 दिन जाऊंगा पढ़ाने, 1 घंटा। एक्चुअली मेरा मन नहीं था, बी वेरी फ्रैंक, घर जाके पढ़ाने का मन नहीं था। बट किसी के थ्रू आया तो बोला मैं ऐसा बोलूंगा कि मना कर देगा, बोलेगा छोड़ो मैं अपने आप पढ़ लूंगा। बोला नहीं सर मैं दूंगा, आप आ जाओ। बोला ठीक है। तो उसको मैंने पढ़ाया। उसने क्या किया ना, उसे इतना पसंद आया कि उसने अपने फ्रेंड उनको बोला होगा। तो कुछ 10 बच्चे आ गए, बोले सर आप हमें टैक्स पढ़ा दो। तो बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं है। तो फिर अब 10 बच्चे घर में तो बुला नहीं सकता था, जगह तो होता नहीं। तो फिर मैं कोचिंग खोज रहा था। तो फिर इनके साथ मैंने क्या किया ना, शेयरिंग किया। बोला कि ठीक है आपका ना एक काम करते हैं, एक रूम है और ये मतलब जान पहचान के थे। बोले ठीक है आप ले लो। बोला फ्री में ले लो आप, चलो। तो बोला टैक्स पढ़ाना, तो मैंने क्या ना कुछ लीफलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। ये स्टार्ट हुआ 2010 मतलब 2009 दिसंबर में मैं यहाँ आया था, इससे ये बात किया था। 2010 1 जनवरी में आ रहा हूं, हमने स्टार्ट किया। लीफलेट इनके नाम पे बिठवा दिया मैंने। तो क्या हुआ ना, फर्स्ट बैच में अराउंड 20 स्टूडेंट्स आ गए। बोला बैच 20 अराउंड आ गए। वो 10 आए थे तो उन्होंने भी कुछ बोला होगा, तो ऐसे 20 हो गए। आईपीसीसी का फर्स्ट बैच 20 स्टूडेंट, जो एक बार अपना बढ़ा, काफी जगह ही नहीं होता था रूम में। अभी तो फिर भी जगह है। फिर क्योंकि ये जो सैटेलाइट वाले आ गए तो बच्चे फिर चले गए उधर। बट फिर अभी क्या हो रहा है, वापस ट्रेंड मुझे समझ में आ गया कि वहां जाकर उन्होंने गलती किया है। तो बाकी बच्चे अभी फिर से आते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस फिर से डेवलप हो रहा है, तो वो अच्छा साइन है। सो बीच में देखो लगा था मैं बंद कर दूं। सो 20 आ गए ना। अभी क्या हो गया, मैंने लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर ये इनको लगा कि 20 स्टूडेंट्स आ गए, तो ये मुझे क्या बोलते हैं कि सर अभी आपको ना पेमेंट देना पड़ेगा। अरे ये बात पहले बोल देता। मैं बैच इसलिए स्टार्ट किया, मतलब पैसा तो लगने का नहीं है। अगर चला तो चला, नहीं तो बंद कर देंगे, काम खत्म। अपना प्रैक्टिस में फोकस करेंगे। तो जब आ गए, स्टार्ट कर दिए, इनके नाम पे सारा लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। नाउ ही सी पैसा देना पड़ेगा। मतलब ठीक है यार, कहीं ना कहीं तो लेना ही है। प्रॉब्लम ये हो गया कि नाम का प्रॉब्लम हो गया। हेड एडमिन में अपना ओपन करता तो अपना नाम देता, तो ग्रेडियंट एक्चुअली मेरा नाम नहीं था। बट क्योंकि वो स्टार्टिंग में उस नाम से एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो वहां चला गया। तो फिर करेक्ट। तो फिर क्या हो गया कि इनके साथ चलता रहा। तो मैंने बोला कि मैं अपना नाम दे देता हूं। तो बोले नहीं, अपना नाम दोगे तो बोर्ड नहीं लगाना होगा, बोर्ड से प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। अब ये भी एक इशू। मतलब ठीक है यार छोड़ो, अब कौन किसको बताता है कि मैं ट्यूशन ऐसे करूंगा। ये तो पार्शियली, मतलब ये पार्ट टाइम टाइप का है। ठीक है, उसके बाद अपने वापस जो कर रहे थे उसी पे फोकस करेंगे। और फिर फर्स्ट बैच में ना कुछ दोस्तों से बात हुआ, बोला कि मैं अकाउंट्स ले लूंगा, मैं कॉस्ट ले लूंगा, मैं एफएम ले लूंगा, मैं लॉ ले लूंगा। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, बच्चे पसंद नहीं कर रहे थे। जिसको बुलाऊं बच्चे रिजेक्ट। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो मैं पढ़ाना पड़ा। और उस समय क्या था, इंडस्ट्री छोड़ के आया था, तो प्रैक्टिस उतना तो था नहीं, तो टाइम भी था, चलो पढ़ाते हैं। तो फिर जब भी सेकंड बैच हुआ, जब भी किसी को बुलाया, बच्चे उन्हें क्या कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, मुझे ही लेना पड़ता था, एक्सेप्ट लॉ, तीनों पेपर। क्योंकि लॉ मैंने कभी नहीं पढ़ा था, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं लॉ इतना पढ़ा भी नहीं पाता, क्योंकि फिर इतना बर्डन, लॉ भी बहुत ज्यादा है। तो ये इस तरह से ना एक
कोचिंग वे में स्टार्ट हुआ। तो बोलते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। क्योंकि एक ना ड्रीम भी था ना कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन करूं स्टार्टिंग से। तो भगवान ने बोला ले तथास्तु गलती से मांग लिया होगा, अब पता लग रहा है ये गलती कर दिया मैंने। तो ये टैक्स के कारण एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। बट अब लगता है कि धीरे धीरे टैक्स को ही छोड़ दें, टैक्स को ही आउटसोर्स कर दें और अकाउंट कॉस्टिंग एंड एफएम कर। नाउ इफ यू लुक इनटू डेफिनेशंस, जैसे मैंने कही बहुत सारे डेफिनेशंस है अपने, बट मैं सारे डेफिनेशंस नहीं कवर करने वाला हूं तुम्हारे कोर्स में। इफ यू लुक इनटू योर स्टडी मैट सेक्शन 2, हर एक्ट का सेक्शन 2 ना डेफिनेशन से। इनकम टैक्स एक्ट भी चेंज होने वाला, प्लीज अंडरस्टैंड। डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी, नाम तो सुना ही होगा। डायरेक्ट टैक्स कोड, इसका भी एक स्टोरी है। जब मैं पढ़ाने लगा ना, तब से वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट वाले कि हम डीटीसी लेके आएंगे, डीटीसी ले आएंगे। उसके कारण मेरा समरी बुक आज तक नहीं आ पाया। नहीं, ये फैक्ट है। जब मैं फर्स्ट टाइम टैक्स पढ़ाने लगा ना, तब से मैंने समरी नोट बना लिया था। मैं बोला कि समरी नोट नहीं, इतने इतने बुक कौन पढ़ेगा यार, 1200 पेज। मैं तो खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से कभी नहीं कंप्लीट हो पाता था, इतना टेंशन कि टैक्स कैसे कंप्लीट होगा। तो मैंने इसके लिए ना मैं समरी नोट बनाया कि एक समरी नोट वाला बुक निकालेंगे, बच्चों के लिए बहुत हैंडी होगा, खूब चलेगा मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने ना बोला कि नहीं, हम ना डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आएंगे। मैं बोला अभी इतना लिख दिया, अब डीटीसी आ जाएगा, इसको निकाल के बेकार जाएगा, क्यों मेहनत करें। हर साल ये सोचता हूं और हर साल वो डीटीसी लेके नहीं आते। अब तो मुझे लगता है ये ऐसे ही स्क्रैप हो जाएगा, जहां से निकला था वही रह जाएगा ये। अरे पहले से ही कर दिया था, तुम्हें तो जोक समझाना पड़ता है, पता अरे पर्पस ये था ना कि डीटीसी आ गया, तो जिस तरह मैंने लिखा उसके नेक्स्ट डे वो बोलेगी डीटीसी, मतलब नया एक्ट आ जाएगा। नया एक्ट आएगा तो इसको भी लेगा क्या, नहीं लेगा। बट हर साल वो क्या करते हैं, डेफर्ड करते जा रहे हैं, और उस चक्कर में मैं भी डेफर्ड करते जा रहा है। अरे तुम्हें पर्सनली समझाऊंगा। तो वही पूछ रहा है क्या तुमसे? अजय से बहुत सारे बच्चे नहीं आए ना, लकी उकी भी नहीं आए, हो गया। वो लोग कहाँ गए तुम्हारे आर्टिकल वाले? वो उनका पढ़ा हुआ इसलिए बोल के क्या, ये बाहर गए हुए हैं? नहीं, कुछ लिंक भी नहीं है क्या उनका? तो अप टू हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है ना यार, वो बिजनेस प्रोफेशन शायद आएंगे। तो सेक्शन 2 ना, देखो डेफिनेशन, जितने भी डेफिनेशन है, चाहे लॉ में हो, इनकम टैक्स एक्ट में हो, सर्विस टैक्स में हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। वन इज मीन्स, दैट मीन्स ऑल डेफिनेशन इधर स्टार्ट विथ वर्ड मीन्स या फिर स्टार्ट विथ इंक्लूड्स। ये 2 वर्ड का उस डेफिनेशन में बहुत एप्लीकेबिलिटी है। अगर उस डेफिनेशन में मीन्स लिखा हो, इसका मतलब है जो वो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, वो डेफिनेशन या वो एक्ट जो बोल रहा है, वो सेक्शन बोल रहा है, वो एज इट इज ही एप्लीकेबल है। सर क्या मीनिंग है? जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
बट जब वर्ड इंक्लूड्स लिखा हो, इसका मतलब वो जो बोल रहे हैं उसकी तरह भले उस डेफिनेशन में मेंशन नहीं हो बट कवर होगा, इवन दो इट इज नॉट मेंशन। तो इंक्लूड्स का मतलब ही क्या है, हम और कोई चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब जो डिफाइन है, अदर देन दैट सिमिलर थिंग्स कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ डेफिनेशंस। बट व्हेन वी से मीन्स जो है वही है, कुछ भी बाहर से हम ऐड नहीं करें। एंड जब भी एग्जाम में डेफिनेशन का क्वेश्चन अगर आ जाए, आएंगे तो जो मैंने लिखा के रखा उससे भी और नहीं आएंगे। तो इवन देयर इज अ मार्क्स to write only means or includes. That means definition में तुमने जो लिखना है वो तो लिखना ही है, बट means and includes को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, अगर है तो, because it has some reference and weightage to understand the definition. सर फर्स्ट डेफिनेशन है एसएससी। मैंने बहुत बार भी वर्ड यूज किया एसएससी एसएससी एसएससी। सर एसएससी है कौन एज पर सेक्शन 27? पहले तो एसएससी वो बोल रहे हैं मींस, और बाद में इंक्लूड्स भी बोल रहे हैं। दैट मीन्स डेफिनेशन में दोनों वर्ड है, इंक्लूड्स भी है और मींस भी। कोई पानी नहीं लेके आया है क्या? हाँ दो। इसी का प्रिंट आउट हो। नो, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable. दैट मीन्स पहले वो बोल रहे हैं कि एसएससी कौन है? सर जो टैक्स पेमेंट करेगा, जिसको टैक्स लगेगा वो एसएससी। दैट मीन्स सर डिफरेंस का फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि जिसको टैक्स नहीं लगेगा वो एसएससी नहीं, अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो तुम लोग को लग रहा होगा सर तुम लोग सारे के सारे तो एसएससी नहीं हो, क्योंकि तुम लोग को टैक्स लगता नहीं, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहे कि इनकम होने से टैक्स होगा। हो सकता है तुम्हारा ट्यूशन इनकम हो, तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, कहीं काम करते हो, पार्ट टाइम जॉब हो, फुल टाइम जॉब हो, वट एवर, आर्टिकल सी पे तो कर रहे ना, इनकम तो है। अब ये मत बोलना सर आप बेइज्जत कर रहे हैं, इनकम बोल के भी बेइज्जत कर रहे हैं। कितना मिलता है? 750। ठीक है, बहुत कम बच्चों को मिलता है, बहुत कम बच्चे। रेट तो 750 है ना। 1500 हो गया, गुड। अरे वो तो अलग अलग फॉर्म भाई। तुम लोग कितना मिल रहा है? 1500। अरे वो मुझे पता है, बट अभी कितना? 1500। चलो 1500। हाँ, तो एक ग्रेजुएट ऊपर से चार्टेड पढ़ रहा है बच्चे को 1500 ही मिल रहा है। तो ये तो बेइज्जत वाली बात है, इनकम में पूछू तो सर जो टैक्स पेमेंट करेगा, नॉट इनकम, जो टैक्स पेमेंट करेगा वो इनकम टैक्स एक्ट में एसएससी। बट वो बोल रहे ओके, सिर्फ वही नहीं, बट इट इंक्लूड्स फॉलोइंग पर्सन। दैट मीन्स ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे और पर्सन भी इंक्लूड्स हो सकते हैं एसएससी। सर कौन कौन? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। तुम्हें कल को एक नोटिस आ जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि हमें पता लगा तुम्हारे बैंक अकाउंट में ये पैसा आया, जरा बताओ सोर्स ऑफ इनकम कहां से। दैट मीन्स तुम्हारे अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया, नाउ यू बिकम एसएससी।
तुम बोलोगे सर मेरा जितना भी इनकम है वो गिफ्ट है। नहीं बोल सकते हो ना, नहीं गिफ्ट टैक्स नहीं, गिफ्ट भी उतना है जो टैक्स फ्री है। तुम बोलोगे सर रिलेटिव ने दिया और रिलेटिव से गिफ्ट तो फ्री है, नॉट टैक्सेबल। क्यों नहीं, सुनो, इनकम टैक्स में नहीं नहीं लिसन, और एक मैं वर्ड क्लियर करना चाहता हूं यहां पे, टैक्स में डोंट आस्क व्हाई। अकाउंट में पूछ सकते हो व्हाई, मैं लॉजिक बता सकता हूं। कॉस्टिंग में पूछोगे व्हाई, मैं लॉजिक बता सकता हूं। एफए में पूछो लॉजिक में बता सकता हूं। बट इन टैक्सेशन डोंट आस्क मी व्हाई, क्यों नहीं, हाउ बता सकते हैं कि ये प्रोविजन है, बट व्हाई। अगर ऐसा किसी का क्वेश्चन है प्लीज राइट लेटर टू फाइनेंस मिनिस्टर, मेरे को नहीं। These questions are exempted for classroom, but you can ask to the finance minister, minister of finance, and you can also mention कि सर अपने नहीं बता पा रहे, आप ही बता दो। तो ये इन्होंने गवर्नमेंट ने एज इट इज लिखा। हाँ, जहां लिंक होगा डेफिनेटली वी विल एक्सप्लेन। तो सर सेकंड क्या है सर, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मैंने एग्जांपल लेके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स वो बोल रहे हैं डीम्ड एसएससी, वो एसएससी अपने लिए नहीं किसी और के लिए। लाइक चाइल्ड, तो चाइल्ड बहुत इनकम किया बट अपना पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि माइनर्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन से। बट इनकम टैक्स में वो बोलते हैं कि अगर माइनर का इनकम है ना तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। और इनकम का इनकम है, माइनर का इनकम है, और जो चीज माइनर के हैंड में टैक्सेबल होगा बट माइनर रिटर्न नहीं फाइल कर पाएगा, तो उस रिटर्न के लिए कौन रिटर्न फाइल करेगा? उसके पेरेंट्स करेंगे, उसी के नाम पे एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दैट मीन्स एक्चुअली एसएससी कौन है जो टैक्स पेमेंट कर रहा है? वो कौन है सर? माइनर। बट उसके बदले में लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पेरेंट्स। देन पेरेंट्स इज आल्सो कॉल्ड डीम्ड एसएससी। कंपनी लिक्विडेट हो गया, अभी तो कंपनी लिक्विडेट मतलब बंद हो गया, बट उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो एसएससी इंक्लूड्स डीम्ड एसएससी। देन सर सी एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट, वो बोलते ओके पहले हम बोलते जो टैक्स पेमेंट करेगा या जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स है, यहां वो डीम्ड एसएससी है। मैंने एग्जांपल दिया टीडीएस, उस केस में टीडीएस तुम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दैट मीन्स अगर सपोज तुम लोग मेरे को इनकम दे रहे हो और वो मेरा सोर्स है, तो गवर्नमेंट ने बोला ओके जिस जहां सोर्स है उसी को ये डेलीगेट दे दिया है कि तुम एक काम करो टैक्स काट लो। अगर कुछ बच्चों को टीडीएस के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सपोज ABC Limited and is the service provider, ये सर्विस रिसिपिएंट। सपोज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसने सर्विस प्रोवाइड किया 5 लाख का। दैट मीन्स इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सोर्स कौन है? ABC लिमिटेड। गवर्नमेंट ने बोला ओके जहां सोर्स है वहीं टैक्स डिडक्ट करो। सपोज टैक्स रेट है डिडक्शन का, टीडीएस रेट 10%, मैंने एग्जांपल लिया, तो क्या करेगा ABC लिमिटेड 5 लाख का 10% 50,000 दे देगा गवर्नमेंट को, एंड इसको दे देगा आफ्टर टीडीएस दैट इज 4,50,000। बट गवर्नमेंट को दे भी देगा किसके नाम पे? इसी सीए के नाम पे, नेम सीए का ही होगा, बट डिपॉजिट कौन कर रहा है? सोर्स। दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब जिस कंपनी ने टैक्स डिडक्ट किया था
वो बोला कि मैंने डिडक्ट किया है, अपने पास रख लिया, यूज करने लग गया, सोच रहा है गवर्नमेंट को पता नहीं लगेगा। वही तो लेगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूं ना। ये सोच रहा है एबीसी लिमिटेड कि सर तो टैक्स मेरा है, बट बहुत सारे लिंक है इसके पीछे। सीए को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो जब अपना रिटर्न फाइल करेगा वो बोलेगा कि इतना इतना मेरा टैक्स काट के रखा है, इसका मतलब सीए के लिए वो टैक्स क्या है, एडवांस टैक्स। बोलेगा मैंने तो दे के रखा है, आप देखो इस कंपनी का चेक करो बुक्स, इन्होंने डिपॉजिट किया होगा, बट कंपनी ने क्या किया, यूज कर लिया। So that is called SSC in default. That is called SSC in default. डिफॉल्ट किया ना, दैट मीन हो सकता है एबीसी को टैक्स पेमेंट ना करना पड़े, एग्जेम्प्टेड हो, जो भी हो, तुम लोग को हो सकता है टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़े, बट कल को एक रूल आ जाए नहीं, जो जो ट्यूशन फीस पेमेंट करेगा वो टैक्स भी डिडक्ट करेगा। हो सकता है ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल। और अगर ऐसा हो तो सर, और तुम लोग अपना पैसा समझ करके यूज कर लो, तो देन यू बिकम एसएससी इन डिफॉल्ट। दैट मीन्स यू कैन से सर एसएससी मीन्स a person who pays tax and includes legal representative, that means deemed SSC, then any proceeding has been taken against him even though he is not liable to pay tax, and third one is the SSC in default. Again, जब भी हम एक्ट पढ़ते हैं ना, these words are very important. तुम्हें एग्जाम में ये वर्ड्स लिखने हैं, सपोज तुम सेंटेंस आ रॉन्ग लिखे, बट जो जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, बोल्ड करके रखा है, उसको लिखना ही, तब जाके तुम लोग को मार्क्स। तो इवन दो यू हो सकता है कि इट इज नॉट पॉसिबल एट योर एंड टू रिमेंबर द टोटल डेफिनेशंस, बट एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर द पर्पस ऑफ द डेफिनेशन, द की वर्ड्स ऑफ द डेफिनेशन, सो यू कैन कोड दोज वर्ड्स इन द एग्जामिनेशन। अब यहां हमने पढ़ा सर एसएससी मींस अ पर्सन, दैट मीन्स सर एसएससी कौन है, जो सर पर्सन है वो एसएससी। दैट मीन्स सर पर्सन कौन कौन है ये बताइए आप, तो पर्सन का डेफिनेशन भी डिफाइन है, बट पर्सन डेफिनेशन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये बोलते हैं ये 7 कैटेगरी ऑफ एसएससीज आर पर्सन एंड इंक्लूड्स अंडर डेफिनेशन ऑफ पर्सन। सर कौन कौन, एन इंडिविजुअल, कोई भी सिंगल पर्सन कैन बी इंडिविजुअल। यहां पर जितने भी हम लोग सब आपस में अपने नाम पे हम लोग कौन है, इंडिविजुअल। सेकंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। तो इंडिविजुअल में मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सारे इंडिविजुअल कैटेगरी में आ सकते हैं। HUF में फैमिली, बहुत सारे बिजनेस क्या होते हैं फैमिली बेसिस पे चलते हैं, उसमें कोई किसी इंडिविजुअल का नाम पे नहीं होता है, वो बिजनेस सारे फैमिली मेंबर्स का होता है, एंड उस फैमिली मेंबर्स का एक मेन अथॉरिटी होता है, वो इज कॉल्ड कर्ता। सो दैट मीन्स सर जहां इंडिविजुअल कैटेगरी में बिजनेस नहीं हो रहे, इंडिविजुअल इनकम नहीं है, बट फैमिली का पूरा बिजनेस है, दैट मीन्स वो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर तो लगेगा नहीं, वो किसी पूरे फैमिली पे लगेगा। सो दैट फैमिली यू कैन से व्हेन इट इज बीइंग रजिस्टर्ड। अब तुम्हारा फैमिली तुम बोल नहीं सकते कि मेरा फैमिली HUF है, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड इन द HUF एक्ट, उसका एक कर्ता होगा, दैट इज कॉल्ड HUF, मतलब फैमिली बिजनेस यू कैन से सर HUF। सॉरी, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है,
एचयूएफ का अगेन 2 लॉज है, एक दया भागा, एक मिताक्षरा। देन अगेन मैंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू बिकम एक्सपर्ट। तुम अभी सिर्फ ये सोचो कि पर्सन में एचयूएफ, देन देयर आर मेनी इश्यूज, दोज इश्यूज आर नॉट बिकॉज अगेन इंडिविजुअल एचयूएफ असेसमेंट इज नॉट अप्लीकेबल, अपने को इंडिविजुअल असेसमेंट पढ़ना। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, दैट मीन्स इंडिविजुअल नहीं होके, फैमिली बिजनेस नहीं होके, इट बिकम पार्टनरशिप फर्म। दैट मीन्स 2 individuals or more than 2 individuals form a business, फैमिली नहीं है वो, तब वो भी क्या है, एसएससी है, पर्सन है। देन फिर कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी, registered in India, registered outside India, having business in India, all company registered in India, even though business outside India are being company. Then company is domestic company, foreign company, बहुत सारे category of companies हैं, but these are also person. Then association of person or body of individual, whether incorporated or not. So what's the meaning of AOP and BOI? कुछ समझ में आ रहा है डिफिनेशन देखने से? Can you identify the distinguish between association of person and body of individual? And body of individual में? Good. So actually is correct. जब हम बोल रहे हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ना, दैट मीन्स उस ग्रुप में सिर्फ इंडिविजुअल्स, यहां हम सारे इंडिविजुअल्स हैं। हम लोग ने एक क्लब बना लिया, रेडियंट क्लब, और हम बोल रहे इसमें सिर्फ मेंबरशिप किसको मिलेगा? हाँ, रेडियंट स्टूडेंट्स को मिलेगा, करेक्ट, बट स्टूडेंट्स को मिलेगा, एंड स्टूडेंट्स आर इंडिविजुअल। अब मेरा कोई स्टूडेंट कंपनी तो हो नहीं सकता, मेरा स्टूडेंट कोई फर्म तो नहीं हो सकता कि मैं उसको बोलूं कि फर्म का नाम लगा दे, वहां पर बेंच में लगा दे और वो मेरा स्टूडेंट बन जाए। ऐसा तो नहीं होगा। स्टूडेंट कौन होगा सर? नेचुरल पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा। इट मीन्स सर ग्रुप ऑफ पर्सन, व्हेन दैट ग्रुप द मेंबर्स आर ओनली नेचुरल पर्सन और इंडिविजुअल, दैट ग्रुप इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एंड व्हेन वी से एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दैट मीन्स उस ग्रुप में ये सारे कैटेगरी के मेंबर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्लब, अब मैं बोलूं कि हमारा रेडियंट क्लब नॉट ओनली ओपन फॉर स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो ओपन फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस, इट्स ओपन फॉर अदर कंपनीज। ऐसा नहीं होता है क्या? सुना ना, कॉर्पोरेट मेंबरशिप, क्लब मेंबरशिप, कि ये कॉर्पोरेट भी उसका मेंबर हो सकता है, एंड बाय डिफॉल्ट जो कॉर्पोरेट उस क्लब का मेंबर होगा उसके एम्प्लॉय वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। दैट मींस एम्प्लॉयज आर नॉट मेंबर्स, बट दैट कंपनी इज द मेंबर, बट कंपनी कमिंग अंडर द पर्सन। दैट मीन्स सर इस 7 कैटेगरी के सारे या कोई एक, but more than one, other than individual also, if member of that association, that club or association is called association of person. और जिस क्लब में सिर्फ इंडिविजुअल हो, that is being called as body of individual. So local authority, for example, municipality is what? लोकल होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड, लोकल अथॉरिटी, ये सब अथॉरिटी विद इन अंडर लोकल एक्ट, उनको स्पेशल एक्ट, स्पेशल रिकॉग्निशन देके बनाया जाता है। देन आर्टिफिशियल जुडिशियल एंटिटीज, आइडल, देती, ये सब क्या है? आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। दिखता है क्या? भगवान, जगन्नाथ टेम्पल, लॉर्ड जगन्नाथ, इनके नाम पे भी असेसमेंट होता है। ट्रस्ट, वेरी गुड।
सारे टेम्पल्स जो इनका इनकम है, तुम क्या सोचते हो एग्जेम्प्टेड है? यूनिवर्सिटी। ये दिखते नहीं है बट स्पेशली इनको क्रिएट किया गया, इनका भी इनकम है। तिरुपति भगवान सब ट्रस्ट फॉर्म में, मतलब इनके नाम पे भी, मतलब दे आर ऑल्सो पर्सन व्हेन दे पे टैक्स or any proceeding has been taken, they are also called SSC. वो अलग बात है कि सर some provisions are there, in that provision they are might be exempted, हो सकता है वो उन provisions में exempted हो। फिर मैंने बताया एवरी एसएससी इज पर्सन बट एवरी पर्सन इन नॉट बी एन एसएससी। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एसएससी है वो पर्सन है, बट जो पर्सन है वो एसएससी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो वो कैसे? जो एसएससी है वो पर्सन है, बट जो पर्सन है वो एसएससी हो जरूरी नहीं है। क्यों सर? क्यों? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई दिस? ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। हम्म, तो एक्चुअली वो ठीक बोल रहा है, बता नहीं पा रहा है। वो बोल रहा है कि सर जो पर्सन है अगर वो टैक्स ना दे, उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग ना हो, वो डिफॉल्ट एसएससी ना हो, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो वो सिर्फ पर्सन है, वो एसएससी नहीं। दैट मीन्स जो पर्सन है वो एसएससी नहीं हो सकता, बट जो एसएससी है वो डेफिनेटली पर्सन होगा, क्योंकि एसएससी का फर्स्ट डिफरेंस, एसएससी मीन्स अ पर्सन, मतलब वो 7 कैटेगरी में डेफिनेटली आएगा। ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा एग्जाम, तो तुम उस केस में तुम्हें एसएससी भी समझाना पड़ेगा, पर्सन भी समझाना पड़ेगा। देन यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन कि पर्सन इज नॉट लायबल टू, इज नॉट कॉल्ड एसएससी, is not liable to pay tax, then that is the only person is not an SSC. तो AOP वर्सेस BOI एक बार आया, ऑलरेडी बात हो गया कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में डिफरेंस क्या है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ मेंबर्स कौन रहेंगे? इंडिविजुअल रहेंगे, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन मेंबर्स कौन रहेंगे? एनी वन ऑफ द पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ दैट बॉडी, दैट इट इज बीइंग कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ। तो ये दो क्वेश्चन आए हैं इस डिफिनेशन, सॉरी 2 to 4 मार्क्स। हमें बोला ना यहां पर हमें जस्टिफाई नहीं करना है, जो है बस वही है। उसमें ये नहीं कि 4 मार्क का तो जबरदस्ती हम 4 पॉइंट लिखें, बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में तो कुछ ज्यादा नहीं लिख सकते। बट हाँ तुम एसएससी, जो मैंने सेंटेंस लिखा है, एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट बीन एसएससी, यहां तुम एसएससी डिफाइन करोगे, पर्सन डिफाइन करोगे, देन जस्टिफिकेशन। बट इसको भी जो पढ़ा होगा वही तो बता पाएगा ना, पढ़ा ही नहीं होगा तो उसके लिए 2 मार्क भी बेकार और 4 मार्क भी बेकार देखा। सो टैक्स में वैसा कुछ नहीं होता कि अभी हमें 10 मार्क्स आया तो वो जब डेफिनेटली हमें 4 पेज 5 पेज लिखना, इट्स नॉट लाइक। तो आर्टिकल वाले बच्चों को कितना बजे जाना? 10 बजे तुम लोग को पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम 10:30 तुम लोग, ठीक है फिर तो टाइम है हम लोग। ब्रेकफास्ट करके आया ना तुम लोग? नहीं किए तो फिर ब्रेकफास्ट करने जाओगे घर, तो फिर और टिफिन ला ऑफिस डायरेक्ट तुम लोग लाओ टिफिन, वो करके आया तुम सब तो अच्छा। क्लास के बाद तुम लोग
क्लास की बात करो, तो पहुंचना कितना बजे? 10:15, 10, 10:30 में पहुंच। और जैसे मैंने कहा टैक्स ऐसा चीज है ना कि पढ़ते रहे तो पता नहीं लगे, और जितना पढ़ ले उतना कम है। सबसे ज्यादा टाइम लगता है टैक्स से, मैं बहुत परेशान हूं। बहुत टाइम लेता है पढ़ाने में, और इतना पढ़ाने के बाद भी ना लास्ट मोमेंट तक कंप्लीट नहीं होता है। अच्छे से पढ़ाने के बाद भी कंप्लीट नहीं होता। कुछ नहीं हो, सब बेकार है, बोलो ना, सब बेकार है। बेकार का बोलने का मतलब है, चाहे तुम किसी भी वे में, वो बच्चे लोग बोलते सर वो कॉन्फ्रेंस में वो क्या कौन सा सॉन्ग था, कुछ सॉन्ग के ऊपर याद करवाया, याद है अभी? नहीं अच्छा लगेगा, छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ सब सब बेकार चीज हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें प्रोविजन और जब तक क्वेश्चंस नहीं करवाया जाए ना, आज तुम्हें सब याद है जो मैंने पढ़ा है, अच्छे मिली बता रहा हूँ। 10 दिन बाद, आज बहुत मजा आया तुम्हें पढ़ने में, 10 दिन बाद मैं एसएससी का डिफिनेशन पूछूंगा। हो सकता है कुछ बच्चों को याद होगा और कुछ बच्चे पूरा भूल चुके होंगे। एसएससी मतलब तुम लगा एसएससी क्या था, जितने बार रिवीजन करोगे तभी याद होगा। वो जो सॉन्ग सुने थे ना, अभी तुम्हें याद है वो सेक्शन 54 में क्या था, क्या एक्सक्लूड है, क्या इंक्लूड है? पक्का वो सॉन्ग ही याद होगा, एग्जाम में प्रोविजन भूल चुके होगे। हाँ? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब तक टैक्स में तुम प्रॉब्लम नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। प्रॉब्लम कर करके ना, ये ऐसा चीज है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ग्रोथ होगा। करेक्ट, धीरे धीरे तुम्हें ना याद होने लगेंगे, एक बार में नहीं होगा। मैं तो बोल रहा हूं टैक्स को कम से कम टारगेट रखो, कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन। 5 टाइम्स का मतलब है कम से कम टैक्स बिफोर एग्जाम 5 बार पढ़ लेना, तब तुम श्योर सोचना कि हाँ मैं अभी 60 ला पाऊंगा। जैसे 5 बार का मतलब आज एक बार हमने पढ़ लिया, तुम फिर घर में जाके रिवाइज करो, फिर इन बिटवीन रिवाइज करते रहो, तो बिफोर एग्जाम इस तरह से कम 5 टाइम होना है, तब जाके धीरे धीरे ये ना एक चीज सेट होगा कि हाँ अभी मुझे याद है। लॉ छोड़ कैसे सकते हो, वही तो वही है। अरे टैक्स एंड लॉ में डिफरेंस क्या है? टैक्स में एप्लीकेशन कुछ प्रॉब्लम करवाना पड़ता है, हम लॉयर नहीं है इसीलिए हम लॉ को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, बट लॉ में भी प्रॉब्लम करवाए जा सकते हैं, केस स्टडीज करवाए जा सकते हैं। वो हमारा एक्चुअली क्या, हमारा वो एंसिलरी सब्जेक्ट है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम सिर्फ बस वर्किंग नॉलेज भी नहीं, सिर्फ बताना चाहिए है क्या, दिस नॉट वर्किंग नॉलेज। तो यहां पर वो बोलते हैं कहते खत्म कहां हो गया, बंद कर दे तुम। ये पेज नंबर 2 तो कंप्लीट करवा दो। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट। तो हम लोग का ना यहां पर फिनेंशियल ईयर एप्लीकेबल नहीं। जब डीटीसी पढ़ते हैं, डीटीसी में उन्होंने कहा भी फिनेंशियल ईयर, डायरेक्ट टैक्स कोड में, नया एक्ट में, वो नया एक्ट कब आएगा पता नहीं। हाँ स्क्रैप हो गया, मैं तो पढ़ना भी चालू कर दिया था पता है डीटीसी कि आएगा तो अपना नया बुक भी निकालेंगे, बट अब तो मैं भी भूल चुका हूं कि मैं भी क्या पढ़ा था उसमें। देखो इनकम टैक्स में हम जब भी पढ़ेंगे ना या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बोल के सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 12/13 1 अप्रैल 2013 to 31st March 2014 and then 2014 to 15 and then 15 to 16।
मैं जब भी असेसमेंट ईयर बोल रहा हूं तब असेसमेंट ईयर है 14-15 एंड प्रीवियस ईयर है 13-14 मेरे एग्जाम्पल में। बट अगर मैंने कहा असेसमेंट ईयर 14-15 बट मैं एक्चुअली रेफर किसको कर रहा हूं? प्रीवियस। मैं असेसमेंट ईयर 14-15 बोल रहा हूं बट मैं रेफर किसको कर रहा हूं? 13-14 को। दैट मीन्स मेरा इंडिकेशन ये है कि जो जो इनकम इस प्रीवियस ईयर में अर्न हुआ मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं असेसमेंट ईयर में। मैं असेसमेंट ईयर के इनकम के बारे में नहीं बात कर रहा। नाम भी पता लग रहा है। तो जिस ईयर में हम असेस करें दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में हम कंप्यूट करें, फाइनलाइज करें, दैट ईयर इज बीइंग कॉल्ड एज ए असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर के बारे में बात करें दैट ईयर इज एक्चुअली द रिलेवेंट ईयर इज प्रीवियस ईयर। दैट मींस अगर मैं टैक्स पेमेंट करने जा रहा हूं वहां असेसमेंट ईयर लिखा है 14-15 बट मैं टैक्स 14-15 के लिए नहीं पेमेंट कर रहा हूं, मैं एक्चुअली टैक्स पेमेंट कर रहा हूं 13-14 के लिए। तो इनकम टैक्स में हमें रेफर कैसे करना पड़ता है? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। पर डिफिनेशन क्या है सर? डेफिनेशन समझो फिर मैं आऊंगा उसमें। वो बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर मीन्स, डिफिनेशन मीन्स से स्टार्ट है। सेक्शन 3 द फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स जब भी अपने फाइनेंशियल ईयर बोलते दैट इज अप्रैल टू मार्च। जब हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं तब जनवरी टू दिसंबर। सर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। वो बोल रहे हैं किसी भी असेसमेंट ईयर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज प्रीवियस ईयर। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि 15-16 इज द असेसमेंट ईयर तो इसका प्रीसीडिंग ईयर 14-15 इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए प्रीवियस ईयर क्या है? 14-15। असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए प्रीवियस ईयर क्या है? 13-14। असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर क्या है? 14-15। तो मैं समझ में आया सर असेसमेंट ईयर। सर तो फिर असेसमेंट ईयर क्या है पहले ये भी समझ लो। सर असेसमेंट ईयर डिफिनेशन सेज मीन्स अगेन द पीरियड ऑफ 12 months commencing on the first day of April every year and ending on 31st March of next year. That means ये बोल रहे हैं कोई भी साल जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो एंड 31st मार्च को एंड हो, दैट मीन्स एनी फाइनेंशियल ईयर कैन बी कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। इट्स वेरी सिंपल। एनी फाइनेंशियल ईयर कैन बी कॉल्ड एज असेसमेंट। और उसके पहले वाला साल preceding to assessment year is called as previous year. That means सर हम किसी भी ईयर को असेसमेंट ईयर बोल सकते हैं बट जब भी हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे उसके पहले वाला साल क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा। तो असेसमेंट ईयर 16-17 प्रीवियस ईयर क्या होगा? 15-16। आ रहे हैं ना उस पॉइंट पे? आ रहे हैं, डोंट वरी, आ रहे हैं उस पॉइंट। बट ये तो समझो कि सर असेसमेंट ईयर कुछ भी हो सकता है और प्रीवियस ईयर क्या होगा? उससे पहले वाले साल होगा। फिर यहां पर यहां मैंने लिखा है सर इश्यू। सर व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस? दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डेफिनेशन, वो मैंने लिखा पॉइंट दिया। सर एक बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 मार्च को, 1 मार्च 2013 को, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? बस सर 1 मार्च से 31 मार्च 2013 वुड बी कॉल्ड एज प्रीवियस। उससे पहले तो था ही नहीं। दैट मीन्स इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, yes, date of commencement to the 31st March may be called as previous year. That means previous year can be less than 12 months in case of newly set up business. हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तुम लोग सब व्हाट्सएप में हो?
सब व्हाट्सएप में नहीं हो? क्यों?